दोस्तों आज हम बात करते हैं क्लास 9th की हिस्ट्री फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो 2 पार्ट पहले वीडियो में कंप्लीट करवा चुके हैं, अभी इसका थर्ड पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमने पढ़ाया था फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। जो 18वीं शताब्दी फ्रेंच सोसाइटी थी वो किस तरह से थी और किस तरह से डिवाइडेड थी, तो इसके बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं। एक बार इसका रिविजन करवा दें, क्विक रिविजन इसका हो जाए एक बार। ठीक है, तो फर्स्ट जो वो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में डिवाइड थी। फर्स्ट में तो क्लर्जी पीपल जो पादरी वर्ग से बिलोंग कर रहे थे, जो चर्च से बिलोंग कर रहे थे। सेकंड में थे नोबेलिटी, नोबेलिटी यानी वो लोग जो किससे बिलोंग करते थे, राजा की फैमिली से, जैसे राजा की फैमिली मेंबर्स हो गए, उनके रिलेटिव्स हो गए, इससे बिलोंग करते थे, ये नोबल पर्सन थे। और थर्ड स्टेट में बिलोंग कर रहे थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर, पीजेंट एंड आर्टिशन। और इसके बाद जो और लोग थे वो क्या थे, स्मॉल पीजेंट थे और लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट थे। ये 3 स्टेट में जो उस समय की फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी। ठीक है, इसके बाद हमने ये पैरा यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था। इसके बाद ये पैरा द सोसाइटी से होना था। द सोसाइटी ऑफ द स्टेट पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। सोसाइटी जो थी उस समय फ्रांस की वो फ्यूडल सिस्टम थी। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, सामंती प्रथा। तो उस समय जो प्रथा थी वो किस तरह की थी, सामंतवादी। सामंतवादी जैसे कि राजा हो गया, वो जो मोनार्क है राजा, उसके जो अंडर में वर्क करने वाले लोग होते हैं उनको सामंत बोला जाता था। ठीक है, इंडिया में भी था उसी तरह की जो सिचुएशन थी या उसी तरह का जो सिस्टम था मोनार्क वाला और जो फ्यूडल वाला उस समय फ्रांस में भी था। ठीक है, the system of the feudal system. The dated back to the Middle Age, the term old regime is usually used to describe the society and institution of the France before 1789. ये कब था, 1789 के पहले ये सारी चीजें थी। जो फ्यूडल सिस्टम था और जो मोनार्क वाला सिस्टम था वो किस तरह के ओल्ड रिजीम थे, उस तरह से वर्क किया जाता था। ठीक है, अब इसके हम बात करते हैं। सो हाउ द सिस्टम ऑफ द स्टेट इन फ्रांस सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज। अब जो सिस्टम था फ्रांस का, जो सोसाइटी का, वो किस तरह से ऑर्गेनाइज था, इसके बारे में बात करते हैं। पेजेंट मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। जो पेजेंट थे, जो किसान थे, वो कितने थे पॉपुलेशन के, ऑलरेडी 90% थे। ठीक है, तो जो 90% जनसंख्या थी वो किसकी थी, वो पीजेंट यानी किसानों की थी। हाउ एवर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड द लैंड दे कल्टिवेटेड। अब देखो 90%, देखो टोटल 90% जो थे वो क्या थे, पीजेंट थे। और वो कितनी लैंड वो कर रहे थे, बहुत स्मॉल लैंड, मतलब इतना छोटा सा लैंड है। जो 90% जो लोग थे या 90% जो जनसंख्या थी, जो पीजेंट थे, वो लोग कितना कर रहे थे, छोटी सी जमीन का, बहुत कम एरिया था उनके पास जमीन का जिसमें वो कल्टीवेट करते थे। ठीक है, क्योंकि हाउएवर द only a small number of them owned the land they cultivated. बहुत छोटे से हिस्से में वो कल्टीवेशन का कार्य किया करते थे। About 60% of the land was owned by the nobles, the church and other richer member of the third state. जो 60% बुक थी क्या, 60% लैंड थी वो क्या थी, किसके पास थी, देखना 60% जो लैंड थी वो थी किसके पास, नोबल के पास, चर्च के पास। और जो अदर रिचर मेंबर थे, किसके रिचर मेंबर थे, जो अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, जो थर्ड स्टेट से बिलोंग कर रहे थे रिचर मेंबर। देखो एक बार आपको दिखा दिया जाए, देखो ये थे थर्ड स्टेट रिचर, जैसे बिग बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट हो गए, कोर्ट ऑफिशियल हो गए, लॉयर हो गए। तो इनके पास भी थोड़ी बहुत जमीन का हिस्सा था, लेकिन जो सबसे ज्यादा जमीन का हिस्सा था वो किसके पास था, मोनार्क राजा के पास। और नोबल पर्सन होते जो मतलब उनकी फैमिली मेंबर से बिलोंग करते या कोई भी, तो उनके पास था। और किसके पास था, जो चर्च से बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, जो क्लर्जी पीपल थे उनके पास ये सारी चीजें थी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। The church and another richer member of the third state, the member of the first two state, that is the clergy and the nobility. अब देखो the member of the first state और two state, इसमें कौन आ रहा था, क्लर्जी और नोबेलिटी। क्लर्जी वही जो आपको बताया जो चर्च से बिलोंग कर रहे थे, पादरी वर्ग, वो क्या थे, क्लर्जी यानी फर्स्ट स्टेट से बिलोंग कर रहे थे। और सेकंड स्टेट में आते नोबल पर्सन। नोबल पर्सन जो मोनार्क यानी राजा थे, उनके रिलेटिव्स थे या उनके फैमिली मेंबर्स थे, वो किस में थे, नोबल पर्सन में था। एंजॉय द सर्टेन प्रिविलेज बाय द बर्थ। अब इनको क्या था, ये एंजॉय करते थे किस चीज का, सर्टेन प्रिविलेज बाय द बर्थ। इनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, किस चीज के लिए, क्योंकि ये इस तरह के घर में इन्होंने जन्म लिया, या इन लोगों की कैटेगरी, इन लोगों की जो क्लर्जी या नोबल पर्सन, इन लोगों के घर में जन्म लिया, इन लोगों की श्रेणी में जन्म लिया, तो इस वजह से इनको कुछ बर्थ से जन्म सिद्ध अधिकार, विशेषाधिकार प्राप्त थे। किस चीज के लिए, द मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफ दोज दीज वाज द
एग्जेम्पशन फॉर फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। अब इनको क्या होता था, इनको टैक्स पे किया जाता था, ये टैक्स लेते थे, किससे लेते थे? द नोबल फर्दर एंजॉय द नोबल फर्दर एंजॉय द फ्यूडल प्रिविलेज। जो नोबल पर्सन थे वो क्या करते थे, फ्यूडल प्रिविलेज का फायदा उठाते थे, उसको आनंद लिया करते थे। दिस इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज, ठीक है, which they extract which they extract from the peasant। ये क्या करते थे, जो पीजेंट है उनसे क्या लिया करते थे, टैक्स लिया करते थे। पीजेंट बर पीजेंट बर obliged टू रेंडर सर्विस टू द लैंड। अब देखो, एक तो क्या होता था, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो पीजेंट थे, लैंडलेस, जो पीजेंट थे या लेबर थे, जो भी थर्ड स्टेट में भी लोअर क्वालिटी के लोग थे, जो कैटेगरी के, उनसे क्या होता था, क्वालिटी नहीं सॉरी कैटेगरी से, तो उनसे क्या होता था, ये लोग टैक्स भी पे करते थे और साथ में इनका क्या काम था, टू वर्क हिज हाउस, इनसे उन्हें सर्विस भी देनी पड़ती थी। किसको? सेवा देनी पड़ती थी इनको, सर्विस यानी सेवा देनी पड़ती थी। किसको? जो मोनार्क थे या जो क्लर्जी थे उनको। अब देखो इनको कैसे सर्विस देनी पड़ती थी। द पीजेंट वर वाज नो रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड टू वर्क इन हिज हाउस और फील्ड। उनको क्या करना पड़ता था, जो मोनार्क था या जो क्लर्जी पीपल थे उनके घर पे काम करना पड़ता था। टू सर्व इन द आर्मी, और ये क्या करते थे, साथ में आर्मी के लिए भी वर्क करते थे। पार्टिसिपेट बिल्डिंग एंड रोड्स, और ये क्या करते थे, साथ में बिल्डिंग्स। देखो, जो मान लो ये पीजेंट हो गया, ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ता, एक तो इसे टैक्स देना पड़ेगा, सेकंड इसको क्या करना पड़ेगा, आर्मी के लिए भी सर्व करना पड़ेगा, और साथ में इसको क्या करना पड़ेगा, जो फ्री टाइम होगा या जब राजा को लगेगा कोई बिल्डिंग बन रही होगी या कुछ हो, रूट्स वगैरह हो, तो उसमें भी वर्क करना पड़ता। तो इस तरह से उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन था, ठीक है, और क्योंकि उसे टैक्स भी देना पड़ता था, साथ में उसे इस तरह की चीजें करनी पड़ती थी, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गए होगा सब कुछ। इसके बाद हम बात करते हैं द चर्च टू एक्सट्रेटेड इट्स शेयर टू टैक्सेस कॉल्ड थे। अब देखो, जो टैक्स चर्च को दिया जाता था, या चर्च जो टैक्स लेता था किससे, पीजेंट से या थर्ड स्टेट के लोगों से, उसे तिथे बोला जाता था, ठीक है। ये दसवां हिस्सा होता, 10वां हिस्सा होता था जो चर्च को मिलता था, ठीक है, फ्रॉम द पीजेंट। एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। और जो थर्ड स्टेट के जो ऑल मेंबर थे वो क्या करते थे, उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है, किसे, चर्च को, ठीक है। इसको बोलते थे क्या, थे। ये आप लोग अंडरलाइन कर ले, ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ठीक है। दिस इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स, और कुछ जो डायरेक्ट टैक्स लगता था उसे टाइल बोला जाता था, ठीक है। तो दो तरह के टैक्स होते थे, एक करते थे जो चर्च को देते थे पीजेंट या थर्ड स्टेट के लोग, और सेकंड होता था टाइल, जो डायरेक्ट टैक्स होता था, ठीक है। नंबर ऑफ द इंट्री number of the indicate taxes which were levied on the articles to everybody consumption लाइक अ सॉल्ट और टबैको। देखो इसके साथ क्या चीजें होती थी कि ये डायरेक्ट टैक्स थे, लेकिन इसके साथ उन्हें और भी टैक्स देने पड़ते थे, जैसे जो किस में होते थे, खाने वाले की चीजों में या डेली यूज इस्तेमाल की चीजों में, जैसे सॉल्ट हो गया, टबैको हो गया, इसमें इनको टैक्स देने पड़ते। द बर्डन ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज वोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। अब जो इतना बोझ था टैक्सेस का, या जो थर्ड स्टेट सॉरी जो मोनार्की की इकोनॉमी थी, फ्रांस की वो सॉरी इकोनॉमी थी, वो किस पे, उसका सबसे ज्यादा बर्डन किसके ऊपर था, थर्ड स्टेट के लोगों पे अकेले था। तो वो सारा बर्डन अकेले ही, सारा बोझ अकेले ही चला रहे थे, ठीक है। थोड़ी बात कर लीजिए न्यू वर्ड्स, जैसे देखो इसमें न्यू वर्ड्स हैं। न्यू वर्ड्स में क्या है, लिब्रे। लिब्रे क्या है, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, जिसे हमारे यहाँ रुपया बोलते हैं, डॉलर कहीं बोलते हैं, जैसे यूएसए में डॉलर होता है, तो इस तरह की चीजें हैं। तो फ्रांस में उसे क्या बोला जाता है, लिब्रे बोला जाता है। क्लर्जी ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद द स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, जो चर्च के लिए स्पेशल फंक्शन करते थे उनको क्या बोला जाए, मतलब उसमें पार्टिसिपेट करती थी या उसके लिए वर्क कर रहे थे, उनको क्या बोला जाए, क्लर्जी पीपल। अब इसमें क्या थे, टैक्स लीव्ड बाय द चर्च, ये क्या होता है, चर्च का 1/10 होता, ठीक है, 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ये क्या था, 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे था, ठीक है। और टाइल टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, ये टाइल था जो टैक्स क्या था, डायरेक्टली दिया जाता था, जैसे टबैको पे हो गया, सॉल्ट पे हो गया, और टेथे वो हो गया, जो 10% होता था। इसको आपको पहले बता दिया, क्लर्जी आपको पता ही चला। ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, अब देखो ये थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें एक
फोटोग्राफ फिगर दिखाया गया है। द नोबेल द नोबेलमैन इज द स्पाइडर और द पीजेंट इज द फ्लाई। ठीक है। और this poor fellow brings everything grain, fruits, money, salad. The fat lord sits there, ready to accept it all. He does not even care to grace him with a look. अब देखो इसमें क्या बताने के लिए कोशिश करेगी कि एक नोबल पर्सन जो बैठा है आराम से, द पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, जो पुअर मैन है वो क्या कर रहा है, वो सब कुछ लेके आया है उनके लिए। क्या क्या लेके आया है? फ्रूट्स लेके आया है, मनी लेके आया है, ग्रेन्स लेके, अनाज लेके आया है, सैलेड लेके आया। द फैट लॉर्ड, जो मोटा आदमी है, जो लॉर्ड बैठा है, जो नोबल पर्सन, वो कैसे है? रेडी टू एक्सेप्ट इट, मतलब वो सब कुछ लेना चाहता है, बट ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विद अ लुक, बट वो मतलब इतना भी उसका नहीं हुआ कि उसने उसकी तरफ पलट के देख लिया, इसकी तरफ देख लिया हो। तो ये उसका जो फोटो है या फिगर है उसमें बताने की कोशिश करी गई। ठीक है। द मोर ऑफ द डेविल हैज द मोर ही वॉन्ट, उसने कहा कि मतलब जो डेविल होता है, जो बुरा इंसान होता है, तो वो क्या कहता है, उसको जितना मिलता जाए वो उतना और ज्यादा चाहता है। ठीक है। और द नोबल मैन इज द स्पाइडर। नोबल मैन को स्पाइडर क्यों? स्पाइडर का क्या काम होता है? देखो स्पाइडर एक अपना जाला बनाती है, ठीक है, और जो फ्लाई होती है वो फ्लाई बेचारी कहीं से आई और उस जाले में फंस गई, तो जो स्पाइडर है वो बैठी बैठी अपना शिकार कर लेती है। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि जो नोबल मैन है वो क्या है, वो एक स्पाइडर की तरह जाला बना के रखा है, वो खुद एक स्पाइडर है। और जो क्या है, जो पीजेंट है वो क्या है, बेचारा फ्लाई है। तो वो जो नोबल मैन है वो बैठे बैठे उसको क्या कर लेता है, फंसा लेता है, अपना खर्चा या अपना खाना आराम से निकाल लेता है। ठीक है। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब देखो सरवाइव करने के लिए किस तरह का स्ट्रगल था उस समय फ्रांस की किसमें, फ्रांस में, तो इसके बारे में बात करें। द प्रॉब्लम ऑफ द फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। अब देखो जो जीवन जीने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए जो संकट चल रहा था उस समय, उसके बारे में बात करिए। द पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस रोज, ठीक है, कितनी? 23 मिलियन इन 1715। जो फ्रांस की जनसंख्या थी वो कितनी थी? पॉपुलेशन रोज यानी बढ़ गई, कितनी? 23 मिलियन थी 1750 में, और 28 मिलियन हो गई 1789 में। ठीक है। तो जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो कितना? 5 मिलियन इंक्रीज हो गई